जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की थ्योरी क्लास को पढ़ रहे हैं और ये क्लास फ्री डेमो है आप सभी के लिए। जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप हमारे ऐप पर जाकर के और भी बहुत सारा फ्री डेमो देख सकते हो, बहुत सारी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये सब चीज़ कैसे आप करोगे, इसके लिए मैं एक लिंक नीचे दे देता हूँ, एक शॉर्ट्स वीडियो की। उस वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ें जान जाओगे, है ना। और कौन कौन से चैप्टर डीएलएड में पढ़ने चाहिए, या फिर जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी वगैरह में पढ़नी चाहिए, वो सब कुछ सारे लिंक्स नीचे मैं इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर लगा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थ्योरी क्लास। ठीक है, ये जो क्लास होगा, आज के क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। लगातार 1.5 घंटे की थ्योरी होगी, 1 घंटे 30 मिनट की थ्योरी होगी। डिटेल्ड थ्योरी जितना गहराई से पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने से पहले हमें अंग्रेजों की नीति को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अंग्रेजों की नीति पता है कैसी थी? अंग्रेजों की नीति पता है कैसा था? अंग्रेजों की नीति थी, आपने गाना सुना होगा, गैरों पे करम, है ना। गाना सुना होगा आपने, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा, ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। तो अंग्रेजों की वही नीति थी, गैरों पे करम अपनों पे सितम, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर उल्टा था, है ना। अंग्रेज क्या करते थे, वो गैरों पर सितम करते थे। हम लोग अंग्रेजों के लिए गैर थे और हम पर वो क्या करते थे, सितम करते थे। और वो जो अपने यूरोपियंस लोग थे ना, उस पर वो करम किया करते थे। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उल्टा गाना इस तरह से हो जाएगा, गैरों पे सितम, अपनों पे करम, ऐ जाने वफा, ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। ठीक है, तो अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की नीति भारत में कुछ इस तरह से थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को प्रॉफिट पहुंचाना चाहते थे, है ना। वो यहाँ बिजनेस के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो यहाँ पर अपने ही लोग, अंग्रेजों को, यूरोपियंस को, है ना, अपने इंग्लैंड के खजाने को भरना चाहते थे। भारत को लूट के अंग्रेजों के खजाने को भरना चाहते थे। और यहाँ पर वो गैरों पर सितम करते थे, यानी हम लोग उनके लिए गैर थे। ठीक है, अंग्रेज जो है रिफत जहां, अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, गैरों पर क्या करते थे, सितम करते थे। हम लोग गैर थे, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि गैरों पे सितम, अपनों पे करम, ऐ जाने वफा, ये जुल्म ना कर। तो अंग्रेज जो है वो गैरों पर सितम, यानी हम पर सितम करते थे, और अपने लोगों पर वो करम किया करते थे, मेहरबान थे यूरोपियंस पर। तो देश के अंदर में दोहरी नीति चल रही थी। हाँ, भारतीयों के लिए अलग नीति थी, अंग्रेजों के लिए अलग नीति थी, है ना। उसको, उनके जो मुकदमे होते थे केवल यूरोपीय जज ही सुना करते थे, जबकि हम लोगों पर जो मुकदमे होते थे, है ना, तो हम लोगों पे जो मुकदमे होते थे, भारतीय मुकदमे, वो भारतीय लोग, भारतीय जज सुना करते थे। यानी भारतीय जज को ये पावर नहीं था कि वो यूरोपियंस के मुकदमे सुन सके। अंग्रेजों का विवाद जो है, वो एक अच्छा खासा भारतीय जज, जो पढ़ करके ईमानदार जज है, पढ़ करके जज की नौकरी लिया है वो, है ना, पुराना इतिहास है उनका, चाहे कितना भी अच्छा काम किया हो जज के तौर पर, आपको यूरोपियंस के मुकदमे सुनने के का पावर नहीं है। क्यों? उस काबिल नहीं समझा जाता था। ठीक है, और बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे, हमारे खजाने को लूटा जाता था, हमारे खजाने को लूटा जाता था। क्लियर है? तो इस तरह से चल, ठीक है, तो इस तरह से चल रहा था, आप समझ गए मोटा मोटी। तो अंग्रेजों ने क्या कुछ किया है, ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में पूरा याद करा दूंगा। ठीक है, आज के क्लास में पूरा याद करूंगा, क्लास कीजिए अब। ठीक है, पूरा याद करा दूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछे कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत जो है भारत के अंदर में, है ना, वो किसके समय में हुई, किसके काल में हुई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, है ना, क्या हुआ, भारत में
रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत जो है वो किसके समय में हुई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। पहले जो आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस के पहले व्यक्ति जो भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की नौकरी ले ली थी, उनके नाम थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा भाई, इतना सवाल नहीं पूछो कि कब मिलेगा, सब मिल जाएगा, वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, है ना। तो एक प्रश्न जो पूछा जाता है ना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये प्रश्न तो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है भारत के अंदर में कब आया था? 1878 में आया था, है ना। यूट्यूब पर पढ़ाते वक्त मैंने 1879 लिख दिया था। 1879 में आर्म्स एक्ट आया था, तो 2 साल का डिफरेंस है यहाँ पर, आगे पीछे है। 1878 सीधा समझिए 1878। ठीक है ना। तो 1878 ईस्वी में, यानी 7 और 8 के अलावा इसमें कुछ नहीं है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में, तो 1878, केवल 7 8 का यूज करना है, 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो 1878 ईस्वी में यह आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और जस्ट इसके बाद जो है आर्म्स एक्ट आया था 1879 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था, ये इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय भाषा के जितने भी न्यूज़पेपर थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी सभी भाषा पर प्रतिबंध था। अंग्रेजी को छोड़कर है ना, जितने भी छोड़कर, है ना, भारतीय भाषा के न्यूज़पेपर जितने थे, भारतीय भाषा न्यूज़पेपर, भारत की भाषा में जितने भी न्यूज़पेपर आते थे सब पर बैन लगा दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। न्यूज़पेपर पर क्या था? बैन था। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने इस पर बैन लगाया था 1878 में, 1878 में। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए एक न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। देखिए बहुत सुकून से पढ़ाऊंगा, धीमा धीमा पढ़ाऊंगा। अमृत बाजार पत्रिका, इसीलिए मैंने 1.5 घंटे का समय रखा है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ये जो पत्रिका थी, है ना, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो थी 1878 में, इन्होंने क्या किया, इस एक्ट से बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए, भाई हमारा न्यूज़पेपर ना बंद हो जाए, इन्होंने क्या किया, रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी, है ना, इसको किसने चालू किया था, इसके संपादक कौन थे, है ना। तो इसके संपादक का नाम था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, है ना, शिशिर कुमार घोष। इन्होंने क्या किया था, अमृत बाजार पत्रिका। देखिए ये चैप्टर मैं सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको फ्यूचर में ये चैप्टर हर जगह पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि आज ये हमसे पढ़ो, कल आप दूसरे टीचर से पढ़ो, कल तीसरे किसी बुक से पढ़ने जाओ। भाई एक बार में पढ़ाऊंगा, पूरा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, उसका झंझट खत्म कर दूंगा आपका। तो जहां से ज्यादा सवाल पूछता है ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर किसी भी एग्जामिनेशन में जाओगे भारतीय राष्ट्र आंदोलन से कम जो हम मान के चलता हूं कि 2 क्वेश्चन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको छोड़ के आप हिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको एक ही बार में भैया मजबूत बना लेना है। आज के क्लास में, आज के क्लास में इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतनी गहराई से पढ़ना है, इतना सुकून से पढ़ना है कि ये चैप्टर आज के बाद दोबारा कभी भी किसी टीचर, किसी बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उस लेवल का तैयार करना है, बस ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा चलाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब देखिएगा यहां से आप देखेंगे 1879 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। इन्होंने क्या किया,
भारतीयों के लिए जो अस्त्र शस्त्र रखना है उसको गैर कानूनी साबित कर दिया। यूरोपियन लोग रख सकते थे, अंग्रेज रख सकते थे, बस भारतीयों को क्या किया, यहां पर अस्त्र शस्त्र रखने से मना कर दिया। तो दो जगह भारतीयों को यहां देखिए प्रताड़ित किया गया। एक 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में सारा न्यूज़पेपर चलेगा इंग्लिश का, लेकिन भारतीय न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया, भारतीय भाषा में जितने न्यूज़पेपर थे। तो भारतीयों के साथ क्या भेदभाव नहीं हुआ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में? हुआ। भारतीय जो गतिविधि चल रही थी स्वतंत्रता को लेकर के, उस पर रोक लगाया गया, क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाया गया, भारतीय न्यूज़पेपर पर रोक लगाया गया। तो भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने जब ये नीति लाई 1879, तो इसमें भी हथियार रखना बंद कर देते, तो सभी लोगों का बंद कर देते। नहीं, केवल भारतीय लोगों के लिए हथियार रखना गैर कानूनी हो गया, जेल हो जाएगा अगर आप हथियार रखोगे। सिर्फ किनको जेल होगा? सिर्फ भारतीय लोगों को, जो भारत के ओरिजिन इंडिया के रहने वाले लोग हैं उन्हीं पर होगा। और इंडिया में अगर यूरोपियंस हथियार लेके घूमेंगे तो वो घूम सकते हैं। तो हमारे लिए अस्त्र शस्त्र रखना क्या हो गया? गैर कानूनी। यानी बड़ा बड़ा राजा महाराजा अगर अपने यहाँ अस्त्र शस्त्र रखा है तो उसको भी परमिशन लेना होगा, जबकि यूरोपियंस लोग खुलेआम हथियार लेकर के चल सकते थे। ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा देखो यहां पर किस तरह से भारतीयों के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है। फिर इसी क्रम में एक और फैक्ट याद रख लीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना ये लाला हरदयाल ने 1913 में 1913 ईस्वी में किया था। ये कुछ फैक्ट्स थे दोस्तों जो हमने यहां पर कवर कर दिए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहां पर कवर कर दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप सभी लोग ना, अभी आपको जान के बहुत खुशी होगा कि ड्रीम सेवक जो हमारा लर्निंग ऐप है, इसी ऐप से पढ़ करके, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से पढ़ करके पेड कोर्स लेकर के विक्रम कुमार 103 नंबर लेकर के आए हैं, बिहार टॉपर बने हैं ये। ठीक है, 10th नंबर पर, टॉप 10 में आए हैं, जगह बनाए। उसी तरह से देखिए 101 मार्क्स लेकर के अमृता कुमारी, नादिया 100 मार्क्स लेकर के टॉपरों के लिस्ट में है। आपको जान के खुशी होगा कि प्रिया कुमारी 100 मार्क्स लेकर के बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में, ये देखिए प्रिया यहाँ पर टॉप की है। तो ये सब हमारे टॉपर्स है ना। और इस तरह से सैकड़ों टॉपर्स हैं जिनको 80, 90, 95 है ना, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ड्रीम सेवक से पढ़ करके। तो बहुत खुशी की बात है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत होगी, एक्चुअल शुरुआत। सबसे पहला चीज क्या पूछा जाता है आपके कोई भी एग्जामिनेशन, कंपेरेटिव एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें क्या पूछता है? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से भर भर के प्रश्न रहता है ना, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। तो मुझे ये बताइए कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा, इसको लेकर के कोई भारतीय लोगों ने इसकी स्थापना नहीं की। जो आज का कांग्रेस है ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना। सन 1885 ईस्वी में महसूस क्यों हुई इसकी कमी? क्योंकि ऐसा लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो नागरिकों को सरकार के साथ कनेक्ट कर सके। समझ रहे हो ना, इसके लिए अंग्रेजों ने सोचा कि कोई एक संस्था होनी चाहिए, और इसको लेकर के आगे बढ़े एक अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया, सन 1885 ईस्वी में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इन्होंने क्या किया, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना सन 1885 में, तो इनकी पहली जो अधिवेशन हुई, पहली अधिवेशन, वो ये अधिवेशन जो है बम्बई के एक कॉलेज में हुई, और उस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत कॉलेज था, उसी में इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अधिवेशन होती है। जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो हर मीटिंग में एक अध्यक्ष बनाया जाता था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बच्चों क्या ऐसी एक दो बात है जो याद रखनी है। सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की, और इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? वोमेश चंद्र बनर्जी था। ये एक छोटी सी बात जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड छोटी बातें, एक दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा एक दो बात और बता देता हूं, अगर आपको, हालांकि कहानी में आगे आने वाली है वो बातें, ठीक है, फिर भी यही जिक्र कर देता हूं।
देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी को लेकर के शुरू से अंत तक लड़ाई लड़ी, है ना। आज भी जमीन पर लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर पूछेगी कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, तो क्या कहिएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? पहले पुरुष अध्यक्ष तो वो उमेश चंद्र बनर्जी हो गए, ये पहले अध्यक्ष हो गए। अगर महिला में बात करें तो बहुत बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये पूछता है इसीलिए मैं इसको इधर लिखवा रहा हूँ। एनी बेसेंट जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसी में अगर आपको पूछ दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप क्या कहोगे? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। आप दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यही डिफरेंस अगर समझ गए तो एग्जामिनेशन में 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपको पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा, अब महिला वो कहीं की हो सकती है, भारत की हो, विश्व की हो, कहीं किसी दूसरे दुनिया की ही महिला हो, अगर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता ज्वाइन की है, बस आपको ये बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब कौन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर भारतीय वार्ती नहीं पूछा गया है। तो अगर महिला कैटेगरी में आएंगे, पहली महिला अध्यक्ष अगर आपको पूछा जाए, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। क्या आंसर हो जाएगा? एनी बेसेंट। समझ रहे हो ना? तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी कौन, ये याद रखिएगा, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो ये दो बात बड़ा कंफ्यूजिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अभी आप तैयारी शुरू की हो, नए स्टूडेंट हो आप, ये दो बात बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगी तो एनी बेसेंट नाम होगा, ठीक है, एनी बेसेंट, चूंकि ये इंडिया की नहीं थी। और पहली इंडियन वोमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, भारत की महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है ना, तो भारत की महिला अगर पूछेगी, भारतीय महिला, तो आंसर सरोजिनी नायडू होगा। ये दो बातों को आप दिल दिमाग की गहराई में जड़ दीजिए, इसको दिल दिमाग की गहराई में पूरी तरह से इसको बिठा लीजिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया कहानी? क्लास अभी जस्ट शुरू हुआ है। चैप्टर नेम हमारा क्या है? जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का नाम है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थ्योरी क्लास है ये आपका। ये टाइम टेबल है बिहार डीएलएड वालों के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग सुनाया था, है ना, अंग्रेजों की नीति कुछ इसी तरह से थी। गाना जैसे है कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा, ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। तो गैरों पे कर्म अंग्रेज नहीं किया करते थे, हम लोग अंग्रेजों के लिए गैर थे। अंग्रेजों के लिए उल्टा गाना गाइए, अंग्रेजों के लिए हो जाएगा भाई गैरों पे सितम। तो गाना कुछ इस तरह से हो जाएगा, गैरों पे सितम, अपनों पे करम। अपनों पे करम मतलब यूरोपियंस पर, अंग्रेजों पर वो कर्म किया करते थे और हम लोग गैर थे। तो गाना कुछ इस तरह से हो जाएगा, अंग्रेजों के लिए फिट बैठेगा कि गैरों पे सितम, यानी हम लोगों पे सितम, गैरों पे सितम, अपनों पे करम, ए जाने वफा, ये जुल्म न कर। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम समझा रहे थे, जो लोग लेट से जुड़े थे, किस तरह से अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, गैरों पे सितम किया करते थे, यानी हम लोगों पे सितम, और अंग्रेजों के लिए बहुत सारा बेनिफिट, वो अपने लोगों को बेनिफिट दिया करते थे। देश में उन्होंने क्या किया, दो बड़े इस तरह के कानून लेके आए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, जिन्होंने क्या किया कि भारतीय न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया गया। तो हमारी जो आकांक्षाएं, उम्मीदें थी, उसको मारा गया। और किस तरह से आर्म्स एक्ट ला करके भारतीयों के साथ भेदभाव हुआ कि केवल भारतीयों के लिए हथियार रखना यहां मना हो गया। ठीक है? तो ये सब इस तरह की कुरीति थी उसकी, अंग्रेजों की इतनी खराब नीतियां थी कि भैया हम लोग अंग्रेजों से परेशान हो गए, और सारे लोग अंग्रेजों के परेशान किए हुए लोग थे। हम लोग सभी लोग अंग्रेजों से परेशान थे, है ना, हम लोग सभी लोग अंग्रेजों से परेशान थे। यही कारण था कि हम लोगों के दिल जो है वो जुड़ते चले गए और हम लोग एक होते चले गए, धीरे धीरे यूनिटी बढ़ती चली गई। और इसी क्रम में एक घटना होती है, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदय होता है। एओ ह्यूम में, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने बंबई के अंदर में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन होता है और इसकी स्थापना, है ना, 1885 ईस्वी में हो जाती है एओ ह्यूम के द्वारा, है ना। इसके पहले अध्यक्ष जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। और पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा महिला की कैटेगरी में, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाते हैं, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है?
तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दो बातें बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा जाते हैं, सन 1905 में आते हैं, हम घटना पर जाएंगे। आजादी के क्रम में जितनी बड़ी घटनाएं हुई जिससे सवाल आ सकते हैं उस पर हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आजादी के क्रम में पहली घटना जो होती है वो है बंगाल का विभाजन। सन 1905 में सबसे बड़ा तबाही वाला घटना था ये। बंगाल का विभाजन क्या है, कौन किया था, क्यों किया था, है ना, इससे क्या करना चाह रहे थे, कौन इसको किए, कहां कहां से प्रश्न इस पे आ सकते हैं, केवल उन्हीं टॉपिक पर हाईलाइट करेंगे जो प्रश्न हमारा जिस पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में, है ना, उस समय के जो यहां पर हेड थे अंग्रेजों के, लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन सन 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है करा दिया जाता है ना। बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है और इन्होंने तर्क दिया कि बंगाल में कहीं ना कहीं इतना बड़ा एरिया है कि इसको, इतनी आबादी है, इतना बड़ा एरिया है कि इस पर कंट्रोल करना, इस पर प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल को हम विभाजित करके दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल को विभाजित कर दिया इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने, प्रशासनिक सुविधा को दिखाते हुए, लेकिन एक्चुअल बात इसमें कुछ और थी, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा हो जाती है। जैसे ही बंगाल विभाजन के बाद 1905 में होता है, 1905 में ही जो हमारे महापुरुष थे वो इकट्ठा होते हैं, कहां पर वो इकट्ठा होते हैं, हमारे यहाँ पर कोलकाता के टाउन हॉल में। और कोलकाता में ये लोग यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और यहीं पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर देते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम एक स्वदेशी आंदोलन करेंगे, है ना, कि हम लोग स्वदेशी अपने देश की वस्तुओं को अपनाएंगे और की जो बनाई हुई चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, उसका बायकॉट करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। और इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। जो आज का बांग्लादेश है वो उस समय क्या था, बंगाल था, हमारे बंगाल का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, और हम भारत का हिस्सा था। चूंकि आजादी के बाद हम वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और फिर हमने उसको आजाद करवा दिया, ठीक है, पाकिस्तान से भी रिहा करवा दिया, एक नई कंट्री बन गई, स्वतंत्र देश बन गया सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के नाम से। और बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, 4096 किलोमीटर की एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। जब 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में सारे लोग जमा हुए तो यहां पर, है ना, ये जो पूरा देश में एक अलग माहौल बन रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, इन्होंने गीतांजलि लिखा। 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, जो कि एशिया का पहला नोबेल प्राइज है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े कवि थे, इन्होंने अमार सोनार बंगला नामक एक गाना लिख दिया, एक गीत लिख दिया, अमार सोनार बंगला। और ये अमार सोनार बंगला इतना फेमस हुआ उस समय स्वदेशी आंदोलन में कि बाद में जब 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है तो उन्होंने अपना राष्ट्रगान ही रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो गीत था अमार सोनार बंगला, इसको अपना राष्ट्रगीत बना लिया, ठीक है। जब बंगाल विभाजन को लेकर के, है ना, क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन गर्म होना शुरू हुआ, तेज शुरू हुआ, तो फिर इस स्वदेशी आंदोलन को वापस लेने की बात हुई। लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 ईस्वी में, है ना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन लगाया और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द हो जाता है। तो बंगाल का विभाजन लगाया किसने, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में लगाया। बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर के कौन सा आंदोलन चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए, स्वदेशी आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, या फिर असहयोग आंदोलन चलाए। आंसर क्या होगा कि बंगाल के विभाजन के खिलाफ 1905 में कोई आंदोलन देश में चला था तो उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो कहिएगा सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न होगा कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया, सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया। इस स्लाइड से कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही मोहन, रूपम, रिंकी, रुखसार, अनु, मैं सबके कमेंट को देख रहा हूं, बिल्कुल नजर मेरी कमेंट पर है। आइए सन 1911 के दिल्ली दरबार पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में ये दोनों इंग्लैंड के सम्राट जो है वो भारत आए और महारानी मेरी भी भारत आए। कब, सन 1911 ईस्वी में। तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। जब यहाँ पर सम्राट उतरे, इंग्लैंड के सम्राट आने लगे, तो उसका जोर शोर से स्वागत हुआ। इसमें बंगाल का विभाजन रद्द करने, है ना, और भारत की राजधानी को कलकत्ता से
दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो इसी दिल्ली दरबार में दो बड़ी घोषणा होती है। इसी दिल्ली दरबार में जब दिल्ली में ही क्या हुआ, इंग्लैंड के जो सम्राट हैं जॉर्ज पंचम ये दिल्ली आए, तो फिर कलकत्ता से अब ये अंग्रेज सारा कुछ शिफ्ट करके दिल्ली करना चाह रहे थे, है ना, दिल्ली करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के जो सम्राट थे उस समय के, है ना, 1911 के समय में इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी थी मेरी, है ना, मेरी। तो ये दोनों ही 1911 में दिल्ली में आए। एक बड़ा सा यहाँ पर मीटिंग हुआ, दरबार लगा, स्वागत हुआ, और इसी मीटिंग में भारतीयों को कुछ गिफ्ट के तौर पर देने के लिए इन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए बंगाल के विभाजन के रद्द होने की घोषणा कर दी। लोग खुश हो गए, कुछ तो दिया नहीं, बस जो छीना था वही वापस कर रहे हैं, रद्द कर दिया इन्होंने, और कलकत्ता से दिल्ली जो है इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। तो एक प्रश्न पूछेगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई? भारत की राजधानी दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो याद रखिएगा सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली हो गई, 1911 में। अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी फाइनली हो गई। तो 1 अप्रैल से ये चीज लागू हो गया। तो फाइनली आप कह सकते हो कि अप्रैल 1912 में भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर के दिल्ली हो गई। आप ये वाला डेट याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बात थी, ध्यान में रखिएगा। अब धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए एक आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन, सन 1916 में। देखिए हम ईयर वाइज बढ़ेंगे। 1911 की घटना हमने डिस्कस किया, अब हम 1916 में भारत में क्या हो रहा था आजादी के समय उसको डिस्कस करते हैं। होम रूल आंदोलन आपने सुना होगा। पहला सवाल तो यही है कि होम रूल आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था? सन 1916 में। दो नाम इसमें बड़ा फेमस है, एक एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों ही लोग जो है होम रूल यानी अपने घर का रूल होना चाहिए। होम रूल, अपने घर का रूल। होम मतलब घर और रूल मतलब नियम। तो होम रूल यानी होम के लोग यानी गांव के घर के लोग, देश के लोग स्वयं रूल करें, इसको कहते हैं होम रूल, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है आयरलैंड से प्रेरित होकर के, आयरलैंड में इसी तरह का आंदोलन हुआ था, आयरलैंड में, ठीक है। तो आयरलैंड से प्रेरित होकर के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने क्या किया, होम रूल लीग की शुरुआत भारत में की। इसी क्रम में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो अगर यहां पर डिवीजन करोगे ना कौन किधर गया, तो यहां पर देखिएगा एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की सन 1916 में, और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास नहीं बल्कि ये पूना में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। तो एनी बेसेंट ने 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, 1916 में। लेकिन ये जो एनी बेसेंट है ये होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करती है सन 1916 ईस्वी में। सन 1916 में कहां पर? मद्रास में। और जबकि बाल गंगाधर तिलक सन 1916 में होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक पुणे में करते हैं। तो एनी बेसेंट कहां पर करते हैं? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक कहां करते हैं? पूना के अंदर में, ठीक है। तिलक ने क्या किया, अपने दो न्यूज़पेपर चलाए, एक मराठा और केसरी, और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, है ना, तथा कॉमनवेल्थ, ये दोनों जो है किसका था? एनी बेसेंट का था। इसके माध्यम से लीग का प्रचार करना शुरू किया। तो दोनों ने अपना अपना मैगजीन चलाया, न्यूज़पेपर चलाया। तो तिलक के द्वारा चलाया गया दो न्यूज़पेपर बड़ा ही फेमस है, एक मराठा है और दूसरा केसरी है, मराठा और केसरी। तो एक प्रश्न ना हमेशा सदैव पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, प्रश्न ये रहता है कि जो मराठा है ये किस भाषा में है और केसरी किस भाषा में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है मराठा, तो आपको ये लग सकता है, ठीक है, ये आपको लग सकता है कि मराठा न्यूज़पेपर मराठी भाषा में होगा। अगर ऑप्शन में कहीं मराठी दिख जाए, पूरी संभावना है कि मराठा का आंसर आप मराठी करके आओगे, ठीक है, जबकि जस्ट इसके उल्टा है ना। केसरी नाम हिंदी जैसा लग रहा है लेकिन ये मराठी में छपता था, ठीक है, ये मराठी में छपता था, है ना, समझ रहे हैं ना, केसरी मराठी में छपता था। मराठा की बात करें तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश में छपता था मराठा। मराठा अंग्रेजी अखबार था मराठा, ठीक है, और केसरी जो है वो मराठी थी, ठीक है। मराठा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
मराठा न्यूज़पेपर चलाया गया जो कि इंग्लिश भाषा में था, और केसरी न्यूज़पेपर जो है मराठी भाषा में थी। और यहाँ पर दो चीज और याद रखिए, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया न्यूज़पेपर कौन सा था? तो एक न्यू इंडिया है, दूसरा क्या है? कॉमनवेल है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल ये किसकी रचना है? तो ये रचना है एनी बेसेंट की। ठीक है, तो ये दो बातें जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में कब होती है? मैं नींद से जगाऊंगा आपको इसे। अरे जग जाओ। आप कहोगे क्या है सर? तो बताओ कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कहोगे सर 1916 में। अच्छा, कौन दो लोग थे? एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अच्छा बताओ, एनी बेसेंट ने कहां पर शुरू किया और बाल गंगाधर तिलक ने कहां शुरू किया? कहोगे सर आयरलैंड प्रेरित होकर के एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया और तिलक ने क्या किया? पुणे में शुरू किया। आसान है सर। तिलक ने अपने दो न्यूज़पेपर मराठा और केसरी के द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया, जहां पर मराठा न्यूज़पेपर सर इंग्लिश में छपता है और केसरी हिंदी में छपता है। एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करने के लिए बार बार ये सवाल पूछेगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम चीख चीख कर कहेंगे कि मराठा मतलब मराठी नहीं है, मराठा मतलब इंग्लिश में छपता है, केसरी जो है वो मराठी भाषा में छपती है। सरोजिनी नायडू की, एनी बेसेंट की दो न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल, है ना। इसके माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें, इसका रिपीटेशन भी कर दिया, रिवीजन भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। ठीक है, याद हो गया आपको एक एक बातें। देखिए स्लाइड बाय स्लाइड चीज़ों को याद करते चले जाइए आप। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं लखनऊ समझौता, सन 1916 में होता है। ठीक है, अभी तक हमारा चंपारण सत्याग्रह नहीं आया है, अभी गांधी का युग शुरू होगा। बहुत गहराई से आज पढ़ेंगे। ठीक है, कमर कस लीजिए, आज 9:30 10 भी बज सकता है। ठीक है, सारा क्लास उधर का हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन ये क्लास को पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप YouTube पर इस क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारी फ्री डेमो क्लास है जो ऐप पर चल रही है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर। इस तरह की बहुत सारी फ्री डेमो, फ्री नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से, है ना। सिलेबस फ्री है, ओरिएंटेशन PDF फ्री है। इस वीडियो के लिंक नीचे, YouTube पर इस वीडियो के नीचे मैं ज़रूरी लिंक्स आपको दे दूंगा, वहाँ से और फ्री चीज़ें लेकर के आप पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, समय बहुत कम है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब लखनऊ कांग्रेस समझौता सन 1916 में। ठीक है, होता क्या है, एक चीज आपको नहीं बताया, यहां पे आई है। देखिए जब यहां पर क्या हो रहा था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो गरम दल और नरम दल के बीच झगड़ा चल रहा था। तो गरम दल बोलते थे कि हमको ये स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश भर में चलाएंगे हम। तो नरम दल बोला कि देखो ये बंगाल का मामला है, पूरे देश में ले जाने का कोई फायदा नहीं बनता है, इसलिए अच्छा होगा कि इसको बंगाल तक ही रखें। क्यों पूरे देश में हम फैला के फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आंदोलन को चला नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से, अच्छा से चलाएंगे, बंगाल में ही चलाओ। इस बात में दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, 1905 में। उसके बाद ये झगड़ा आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। सन 1907 में एक ऐसा समय आया, सन 1907 में सूरत में अधिवेशन था। सन 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में था, है ना। और ये स्प्लिट हो गया, यानी टूट गया। पूरा कांग्रेस दो भागों में टूट गया, पूरा कांग्रेस में बंटवारा हो गया, दो भागों में टूट गया, गरम दल और नरम दल में। और यही जो टूटता है गरम दल नरम दल में, 1907 में मुस्लिम लीग भी बाहर हो जाता है। यही चीज देखिएगा सन 1916 में जुड़ जाता है। 1916 का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है एक समझौता होता है। ठीक है, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए, 1907 से लेकर के 9 साल तक दोनों अलग अलग रहे, वहीं पर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक कर दिया गया, दोबारा से दोनों एक ही मंच पर आए, दोनों के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात हुआ कि कांग्रेस जो खुद में डिवाइड हो गई थी, उसमें नरम पंथी और गरम पंथी लोग थे। तो गरम पंथ में लाल बाल पाल थे, लाल बाल और पाल थे बहुत सारे लोग, लेकिन इसमें तीन का नाम बड़ा फेमस है, लाल बाल पाल। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नाम बड़ा फेमस है। ये तीनों ही गरमपंथी थे और इसके साथ बहुत सारे लोगों का हुजूम था। और नरमपंथी भी अलग थे कांग्रेस के अंदर में, सॉफ्ट वाले लोग, मॉडरेट लोग। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे,
रेवोल्यूशनरी थी। इनका कहना था कि अंग्रेज को भगाओ देश से, हम ही रूल करेंगे, काहे करेंगे। और जो ये मॉडरेट्स थे ये कहते थे अंग्रेजों को हम लोग एहसास दिला देंगे कि वो गलत कर रहा है तो अंग्रेज सुधर जाएगा, ये कहना था इसका, नरमपंथी का। तो दोनों के बीच 1907 में टकराव हो गया और यहाँ पर 1907 का सूरत स्प्लिट हो गया। और ये स्प्लिट जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए 1916 में, तो ये गरम और नरम भी एक हो गए, बोले अब चलो मिल करके अंग्रेज से लड़ेंगे। तो सन 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन बड़ा ही फेमस हुआ क्योंकि इसमें जितने भी टूटे हुए लोग थे सब जुड़ गए 1916 में। ठीक है, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन ने सबको एक कर दिया। 1907 में सूरत का स्प्लिट में सब टूट गए थे और 1916 में सब जुड़ गए आकर के लखनऊ में। अब जब इतना इंपॉर्टेंट अधिवेशन था तो इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो है ये लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी युग की शुरुआत होती है। देखो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को आजाद करने में, तो आज हम पूरा गांधी जी के योगदान को अगले 20 मिनट के अंदर में पूरा पढ़ लेंगे। आपको जरूरी चीजें यहां से याद दिला देंगे भैया, जो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए क्या क्या पूछा जाता है। देखिए बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के बिना अगर आप 6 डेट में देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि भाई महात्मा गांधी के बिना पॉसिबल था। महात्मा गांधी आगे आगे करता धरता थे, इसके सब कुछ थे। तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हमको महात्मा गांधी के इर्द गिर्द और इसके आंदोलन के बीच पूछा जाता है। चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग की। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और ये दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में। 1893 में ये बैरिस्टर बन के जब इंडिया लौटे तो फिर ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए तो 15 और 7 लगभग 22 साल तक वो वहां पर रहे दक्षिण अफ्रीका के अंदर में, आते जाते रहते थे। तो दक्षिण अफ्रीका पहली बार 1893 ईस्वी में गए और दक्षिण अफ्रीका में कई वर्षों तक रहने के बाद, वहां पर लोगों को न्याय दिलाने के बाद, वहां से वो लौट करके भारत आते हैं जनवरी 1915 ईस्वी में। जनवरी 1915 में जब ये भारत आते हैं तो लगातार 2 सालों तक देश में भ्रमण करते हैं। ठीक है, लगातार 2 सालों तक भ्रमण करते हैं और फिर फाइनली ये अगले ही साल सन 1916 में अहमदाबाद में है ना साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो साबरमती आश्रम कहां पर है? गुजरात के अंदर में इन्होंने साबरमती आश्रम खोला था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में ये करते हैं। कौन? गांधी जी। अपना आश्रम इन्होंने खोल लिया। आगे बढ़े तो अब जो गांधी जी 2 साल भ्रमण किए, 15 में आए, 17 तक भ्रमण किए, इसी क्रम में क्या होता है? राजकुमार शुक्ल नामक बिहार का एक किसान नेता थे, किसान भी थे, किसान लीडर भी थे। तो इन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने, ये बीपीएससी पीटी के अंदर में ये सवाल कई बार पूछा है। तो चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था सन 1916 में। 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। ये देखिए यही अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गया, नरमपंथी गरमपंथी एक हो गया। इन सब को एक करने में कहीं ना कहीं गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। समझ रहे हैं ना, गांधी जी का भी योगदान था। ठीक है, 1915 में ही आ गए थे और 16 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ जहां पर सारे लोग एक हुए, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक एक बिहार के चंपारण जिला के ये आए थे, किसान नेता थे। और जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया और अनुरोध किया कि माई बाप चलिए देखिएगा चंपारण में किसानों के साथ कितनी अन्याय हो रही है ना, किसानों के अन्याय सुनिए वहां जाकर के। तो जब लोग वहां पर गए तो किसान, जब गांधी जी ने ये बात सुना तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जाएंगे। और गांधी जी जब चंपारण गए तो सच में वहां की स्थिति देख के गांधी जी काफी डर गए और लगा कि किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इनको न्याय मिलनी चाहिए। तो गांधी जी ने इसी को देखते हुए अप्रैल 1917 में बिहार चंपारण में किसानों पर जो नील की खेती के लिए जबरदस्ती एक सिस्टम डाला गया था, तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया पद्धति, उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने क्या किया? आवाज उठाया। तो तिनकठिया पद्धति में क्या होता था कि हर किसान जिसके पास 1 बीघा जमीन होगा
तो उसको हर 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ेगी। आप जानते हो कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, यानी कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती। अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है तो उसको 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ेगा। अगर किसी भी किसान के पास 10 बीघा जमीन है तो उसको 30 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना पड़ेगा। ये चीज को अनिवार्य बना दिया गया था एक नियम के तहत, एक ऑर्डर के तहत इसको जो है अनिवार्य बना दिया गया था। तो अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में कांग्रेस गांधी जी पहुंचते हैं और 3 कट्ठा पद्धति यानी 20 कट्ठा में है ना 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की क्या मजबूरी थी कि किसानों को इतना दबाते थे? वो 3 कट्ठा हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती का एक सिस्टम लगा दिए थे और किसानों को क्या ही प्रॉब्लम था इससे? 3 कट्ठे अगर भाई खेती ही करना है, अगर नील की ही खेती कर लिए तो किसान क्यों परेशान चल रहे थे? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण था कि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है, नंबर 1। ठीक है, तो इससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। नंबर 2 कि जो नील प्रोड्यूस करते थे, इंडिगो जो कलर प्रोड्यूस किया जाता था, नील प्रोड्यूस किया जाता था, ये नील का इस्तेमाल करते थे कपड़ों की छपाई में। कपड़ों का प्रिंट होता है ना, प्रिंट छपता है जब कपड़ों में अलग अलग डिजाइन पड़ती है, तो मशीनों के माध्यम से जो प्रिंट उसमें डाला जाता था तो वो रंग जो है बनता था इस नील से। तो ये नील की खेती से रंग बनता था। ठीक है, और इसको लोकल लोग क्यों खरीदेंगे? इसका एकमात्र खरीदार था वो था अंग्रेज। अंग्रेज को इंडिगो बड़े लेवल लार्ज स्केल पर चाहिए था, तो मशीनों के माध्यम से नए नए जो कपड़े बन रहे थे इंग्लैंड में, तो वहां पर छपाई के लिए रंग चाहिए था और वो रंग जो है यहीं से जाता था। एकमात्र खरीदार अंग्रेज था। अब अंग्रेज क्या करता था? कम पैसे में इसको खरीदना चाहता था। अंग्रेज के क्या मुसीबत थी? दिक्कत यह था कि जापान जो है बहुत बड़ा कंपटीटर था किसका? इंग्लैंड का, उस समय कपड़ा बेचने में पूरी दुनिया में। ठीक है, तो जापान ने क्या किया था, अपने यहां पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है छपाई का वो उन्होंने बना लिया था। मशीनों के माध्यम से बेहतरीन छपाई जो है वो करता था, जिसमें उसकी कॉस्ट बहुत कम लगती थी। अब अंग्रेज को कॉस्ट कटिंग तो करना था छपाई में। भाई कपड़ा में कॉस्ट कटिंग कर लिया, छपाई में अगर इसको ज्यादा पैसा लग रहा है अंग्रेज को, तो ये लॉस करके तो कपड़ा नहीं बेचेगा। तो अगर लॉस में नहीं बेचेगा, पूंजी निकालने के लिए भी बेचेगा, तब भी तो इसका कपड़ा महंगा हो गया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हमको सस्ता नील चाहिए, तभी तो हम कपड़ा, हमारा जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ेगा, तभी तो हम जो जापान का कपड़ा है उससे हमारा कपड़ा कम्पीट कर पाएगा, हम कपड़े बेच पाएंगे विश्व के अंदर में। तो इन्होंने क्या किया, इंडिगो को, सस्ता इंडिगो इनको चाहिए था, तो इसीलिए कम कीमत पर किसानों से खरीदना शुरू किया। और एकमात्र खरीदार था तो किसानों के पास भी ऑप्शन नहीं था और जमीन भी बंजर हो जाती थी। उचित रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था पता ही है, अंग्रेज महंगा में नहीं खरीदना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे कपड़े की कीमत बढ़ जाती है ना, और अंग्रेजों को अपनी कीमत कम रखनी थी ताकि उनका कपड़ा जापान के साथ compete कर सके। और जापान में ऑटोमेटिक छपाई का सिस्टम आ गया था, जिससे सस्ते रेटों में जापान जो है वो कर पा रहा था और अंग्रेजों के लिए मुश्किल बनी हुई थी। तो इसीलिए यहाँ के किसान सफर कर रहे थे सन 1917 में। इसके खिलाफ गांधी जी ने 3 कट्ठा पद्धति के खिलाफ आवाज उठाया और चंपारण में किसानों को फाइनली न्याय मिल गया 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में इसको न्याय मिल गया। चंपारण के किसानों को जब न्याय दिलाया तो इसी बात को देखते हुए गांधी जी का नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी हो गया। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कमेंट में, बताओ कि गांधी जी को महात्मा गांधी का नाम, महात्मा का नाम किसने दिया? एक चंपारण किसान आंदोलन में जो उन्होंने न्याय दिलाया लोगों को, वहां से इसको मिला। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल पड़ताल जो है 1918 में अहमदाबाद के किसानों के, अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उसके लिए यहाँ पर आवाज उठाया और यहाँ पर न्याय दिलाया इसको। इसके बाद एक बड़ी घटना होती है रॉलेट एक्ट की। देखो, जब यहाँ पर 1917 में गांधी जी ने आवाज उठाया, इस तरह से 1918 में मिल हड़ताल जो किसानों ने किया था उसके खिलाफ यहाँ पर बात किया, तो इस तरह से धीरे धीरे अब गांधी जी को भी देख के दूसरे नेता आगे बढ़ रहे थे, आवाज उठा रहे थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा इसमें कहता है कि भैया रॉलेट, फिर अंग्रेजों ने क्या क्या सोचा, एक कानून बनाते हैं, क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बनाया और ये कानून पता है रॉलेट एक्ट के नाम से बना। और ये जो रॉलेट एक्ट वाला कानून था ये कब पास हुआ है ना? रॉलेट एक्ट जो है ये एक क्या था, काला कानून था। किस तरह का कानून था? काला कानून था।
काला कानून था, काला कानून था। और ये क्या करता था, है ना, बिना मुकदमे के 2 साल तक, है ना, बिना मुकदमे के 2 साल तक जेलों में बंद रख सकता था, बिना मुकदमा के, है ना, 2 साल शक के आधार पर, शक के आधार पर, आधार पर, है ना, जेल में बंद रख सकता था। जेल में पुलिस, है ना, आपको बंद रख सकता था, आपको बंद रख सकता था, है ना। ये यहां पर सिस्टम था। पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दिया गया, है ना, पुलिस को बहुत ज्यादा अननेसेसरी पावर दिया गया इस मुकदमे में। क्योंकि ये एक काला कानून था, गांधी जी ने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज उठाया। गांधी जी ने आवाज उठाया, इसके खिलाफ आवाज उठाया, आवाज उठाया, है ना। गांधी जी ने क्या किया, आवाज उठाया और रॉलेट सत्याग्रह चालू किया। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह, 6 अप्रैल 1919 को, है ना, क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह चालू किया। रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह शुरू किया किसने, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को शुरू किया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, है ना। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने शुरू किया 6 अप्रैल 1919 को। पूरे देश में रॉलेट सत्याग्रह जो है ना, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। और ये रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश में चल ही रहा था। इसी क्रम में 7 दिनों के बाद एक बड़ी घटना होती है और उस घटना का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप देखिए कि रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1919 को। इसके 7 दिनों के बाद, यानी इसके 7 दिनों के बाद, यानी 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ी घटना होती है। 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ी घटना होती है ना। कहां पर, अमृतसर पंजाब के अंदर में, अमृतसर पंजाब में एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। क्या नाम है, जालियांवाला बाग, बाग। इसमें हजारों लोग जो है इकट्ठा थे, इसमें हजारों लोग जो है इकट्ठा थे, हजारों लोग इकट्ठा थे, इकट्ठा थे। इकट्ठा होकर ये क्या कर रहे थे, यहाँ के इकट्ठा होकर, हजारों लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट वर्ड समझते हो आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। अब लोगों के पास मुद्दा क्या था, है ना, लोगों के पास मुद्दा क्या था, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। लोग, सवाल उठता है कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात को अगर हम पकड़ें कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, कर रहे थे, देखो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमने ब्लैंक रखा है। तो जब A4 में ये जाएगा तो ब्लैंक ही रह जाएगा। लिख देंगे अपने हाथ से तो इसी को देख के डाटा ऑपरेटर टाइप कर देगा, तो आपका न्यूज, आपका उसमें नोट्स में भी आ जाएगा। सवाल ये है कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई। तो इसके 2 लोकल लीडर्स थे, 2 लोकल लीडर, लोकल लीडर थे, लोकल लीडर थे। नाम था, पहला का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू। और दूसरा का नाम था सत्यपाल, सत्यपाल, सत्यपाल। इन दोनों को पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। इसको पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, है ना। और इसी के खिलाफ जो है, इसी को छुड़ाने के लिए लोग इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी क्रम में जनरल डायर आए, है ना, जनरल डायर जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। जनरल डायर आए, है ना, और उन्होंने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दिया, है ना, गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया, आदेश दिया। और इससे सैकड़ों लोग मारे गए, आदेश दिया, लगभग इससे सैकड़ों लोग जो है मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। ये एक दर्दनाक घटना था और इस घटना से पूरा जो
पूरा का पूरा जो सिस्टम था, पूरे के पूरे लोग थे, वो सब के सब परेशान थे, सब के सब जो है नाराज थे इस घटना से। और ये इतना भयानक घटना था, इतना दुखद घटना था कि इस बात से हमारे दो लोकल लीडर्स, हमारे दो जो महापुरुष थे, जिसमें से पहला का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? टैगोर ने क्या किया? इन्होंने अपनी एक उपाधि को त्याग दिया, जिसका नाम था नाइटहुड। क्या नाम था? नाइटहुड। नाइटहुड। नाइटहुड को इन्होंने क्या किया? नाइटहुड उपाधि को इन्होंने त्याग दिया। इस उपाधि को इन्होंने क्या किया? त्याग दिया। त्याग दिया इन्होंने। और वहीं पर बात करें, दूसरे जो हमारे महापुरुष थे वो थे गांधी जी। और गांधी जी ने भी एक उपाधि को त्याग दिया। गांधी जी ने कैसरे हिंद को त्याग दिया। कैसरे हिंद को, इनकी उपाधि थी कैसरे हिंद। कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। अंग्रेजों ने इसको कैसरे हिंद कहा था, उपाधि को, इस सर्टिफिकेट को इन्होंने वापस कर दिया अंग्रेजों को, कि आप हमारे लोगों को मार रहे हो और हम आपका ये सब लेने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे बहुत सारा सवाल बन जाएगा, मैं बताता हूँ क्या क्या बन जाएगा। कैसरे हिंद और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। देखिए इससे क्या क्या सवाल बन सकता है। सवाल बन सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबसे इजी क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों हुए थे? दो लोकल लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था। इनको छुड़ाने के लिए लोग जो है यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में मार्शल लॉ लगा हुआ था। अमृतसर पंजाब में जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतने सारे लोग, तो जनरल डायर को पता चला और जनरल डायर जो है वहां पर गए और फिर वहां पर लोगों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जो सेना के लोग थे उनको गोली चलाने का आदेश दिया और फाइनली सैकड़ों लोग जो है वहां पर मारे गए। ये एक दुखद घटना थी। इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या किया? अपनी कैसरी हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को वापस दिया, फेंक दिया भाई। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपको। कहानी को थोड़ा फास्ट में अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरी जो बड़ी आंदोलन होती है वो है खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन का मामला क्या है भाई? सबसे पहला प्रश्न तो वही है कि मामला क्या है इसका, कहां से आया ये नाम खिलाफत आंदोलन, मामला क्या है? तो देखिए, इसका एक बहुत पुराना मामला है। पुराना मामला ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, वो कब से कब तक हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, सीधा इसको शॉर्ट में लिखूं ऐसे, WW1। आप लोग नोट्स में भी समझ जाना कि WW1 क्या है। WW1 जो वर्ल्ड वार वन हो रहा था, ये 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। इसी क्रम में, इसी क्रम में, है ना, क्या होता है लास्ट में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार रहे होते हैं, तो इस समय क्या होता है कि जो इंग्लैंड की फोर्स है, यूके की फोर्स है, यूके की फोर्स वो तुर्की घुसती है। यूके की फोर्स कहाँ घुसती है? तुर्की। तुर्की घुसती है, तुर्की देश में घुसती है, तुर्की देश में घुसती है, प्रवेश करती है। और एक अफवाह फैलता है, तुर्की हार रहा होता है और इंग्लैंड जो है यहाँ पर जीत रहा होता है। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड जो है यहाँ पर जीत रहा होता है। तो यूके की फोर्स जो है, वो इंग्लैंड की फोर्स वो क्या होती है? तुर्की घुसना चालू करती है। और एक अफवाह फैलता है कि यहाँ के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, है ना, तो वो उनको जो है पूरे भारत के लोग जो है माना करते थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे, खलीफा थे, है ना। यहाँ के जो रूलर्स थे, तुर्की के जो रूलर थे, ये जो तुर्की है ना, तुर्की के जो लीडर थे, इसको यहाँ के जो लीडर हैं उसको खलीफा कहा जाते हैं। खलीफा, यहाँ के जो रूलर थे वो खलीफा कहलाते थे, जो रूलर थे वो खलीफा कहलाते थे। और खलीफा का मतलब होता है स्पिरिचुअल लीडर। इस्लाम के अंदर में, इस्लाम धर्म में स्पिरिचुअल लीडर था। तो ये स्पिरिचुअल लीडर के साथ शायद कुछ बदसलूकी ना हो जाए, बदगुमानी ना हो जाए, है ना, इनको फांसी पर ना चढ़ा दिया जाए, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों ने इस बात को लेकर आवाज उठाया और इंग्लैंड को डराया कि भाई देखो, वहां के जो रूलर हैं वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, पूरे विश्व के मुसलमान जो हैं उसको मानते हैं, है ना, है ना।
दिल से उनको मानते हैं, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इसी बात का एक मैसेज देने के लिए भारत में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1920 में शुरू होने जा रहा था, उसी क्रम में दो भाई, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरा का नाम है शौकत अली, ये मुस्लिम लीडर्स थे। इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, कहा कि आप जो आंदोलन चला रहे हो ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम उसमें और मजबूती से आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। एक और मुद्दा को शामिल कर लीजिए, खिलाफत मुद्दा, है ना। गांधी जी ने कहा कि भाई ये खिलाफत मुद्दा क्या है, तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है ना। यहाँ तुर्की में भी वहां पर इंग्लैंड के लोग हैं, यहाँ पर भी इंग्लैंड के लोग हैं, तो हम यहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो वहां पर जो वो गड़बड़ कर रहे हैं उसको लेकर के आवाज उठाएंगे, तो हमारा यहाँ भी दुश्मन अंग्रेज, वहां भी दुश्मन अंग्रेज, तो ऐसा कर लेते हैं। तो गांधी जी को लगा कि ठीक है, अगर इनका बात मान लेते हैं तो और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना, मुस्लिम की भागीदारी और बढ़ जाएगी जब बात यहाँ स्पिरिचुअल लीडर की आ गई है। तो फिर गांधी जी ने इसको शामिल कर लिया, तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन को एक साथ कर लिया, असहयोग आंदोलन को और खिलाफत आंदोलन को। यह सन 1920 की घटना है, ठीक है। तो आप समझ गए खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों चलाया गया था, कौन लीडर्स थे इसमें, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस जो है ये फाइनली मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई ने मिलकर के किया था, ठीक है। तो ये था आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, है ना, इसमें दिल्ली अधिवेशन में इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है किसने किया था, गांधी जी ने किया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की इस मीटिंग का। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये था पूरा का पूरा खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी की स्थापना की। तो एआईटीयूसी की स्थापना जो है कब होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना सन 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 में। कौन करता है इसको, कांग्रेस पार्टी करती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 31 अक्टूबर 1920 को। 1928 में किसान सभा की स्थापना किया जाता है, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और गुजरात के सूरत जिले में बारदोली में 1928 में क्या होता है, बारदोली किसान आंदोलन होता है। तो बड़े बड़े आंदोलन होते जाते हैं, उसको देखिए, क्रम में देखिए। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, 1928 में किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1928 में देखने को आपको मिलता है। 1928 में ही गुजरात के बारदोली जिले के अंदर में, यहाँ पर बारदोली में बहुत बड़ा आंदोलन होता है। सूरत जिले के बारदोली जगह था, जिला सूरत था और बारदोली जगह था, उसमें फरवरी 1928 में किसानों का एक आंदोलन चल रहा था। और इस किसानों के आंदोलन को, इसमें वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इसमें सपोर्ट किया, इस किसान आंदोलन को, बारदोली किसान आंदोलन को। और फाइनली किसानों को न्याय मिला, अंग्रेजों से न्याय मिला। तो इसमें यहाँ की महिलाएं जो है काफी ज्यादा खुश हो गई, बारदोली की महिलाएं जो काफी खुश हो गई और इनको सरदार की उपाधि। तो एक प्रश्न अगर पूछेगा कि ये बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने दिया। अगर प्रश्न पूछे कि बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था, क्या गांधी जी था, नहीं, गांधी जी नहीं थे। बारदोली सत्याग्रह को लीड किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। इसी तरह से ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। दो चीज है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी, इसकी स्थापना 1920 में हुई। एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई, 31 अक्टूबर 1920 में गांधी जी इसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड का यूनियन का कांग्रेस था, ठीक है। ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे, जो ट्रेड बिजनेस करने वाले हैं, उनके यूनियन का एक यहाँ पर बड़ा संगठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसानों से संबंधित अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो 1936 में बना था, 1936 में, ठीक है। कहां पर बना, लखनऊ के अंदर में, ठीक है। तो ये किसान सभा बना 1928 में। और अखिल भारतीय किसान सभा, दो चीजें, एक किसान सभा बना कब, 1928 में, इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाया। दूसरी संस्था बनी अखिल भारतीय किसान सभा, ये 1936 में लखनऊ में बना। क्लियर है, तो ये कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1916 हो गया, 1928 में ये सब कुछ हुआ, वो भी देख लिए। अब 1920 में एक बड़ा आंदोलन था, है ना, 1920 का एक बड़ा आंदोलन था, है ना। इस आंदोलन का नाम है क्या, इस आंदोलन का नाम है आपका, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रह जाएगा।
ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में बना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में याद रखिए इसको। एक प्रश्न पूछता है कि गांधी जी के मन में असहयोग आंदोलन की बात जो है वो कहाँ से आई। तो गांधी जी के मन में बहुत पहले से ये बात थी। गांधी जी ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। जब हिंद स्वराज नामक किताब इन्होंने लिखी तो सन 1908 ईस्वी में इन्होंने इस किताब में ही ये बता दिया था कि हम लोग जो लाखों लोगों पर अंग्रेज जो रूल कर रहे हैं, कुछ हजार ब्रिटिशर्स, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको कॉपरेट कर रहे हैं। जिस दिन हम अपना कॉपरेशन वापस ले लेंगे उसी दिन क्या होगा, है ना, उसी दिन क्या होगा कि हमारा ये जो अंग्रेज है इनको भागना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही थी। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन होता है ना। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। तो कलकत्ता अधिवेशन जो है, जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ये किसके अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 19 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और ये लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे थे। लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो होती है कहाँ से? कलकत्ता अधिवेशन से। इसके पे मोहर लगता है। कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता है। कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये बात होती है। और अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, ये अगस्त 1920 में। और ये आंदोलन काफ़ी अच्छा चलता है। 2 सालों के बाद एक बड़ी घटना होती है, चौरी चौरा कांड। क्या होता है? चौरी चौरा का हत्याकांड। ये चौरी चौरा कांड जो है क्या था कि एक 5 फरवरी सन 1922 का दिन था। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है थाने के आगे से गुजर रहा था, है ना, चौरी चौरा। ये चौरी चौरा कहाँ है? ये चौरी चौरा एक गांव है। ये कहाँ पर है? ये आपको यूपी के अंदर में मिलेगा, यूपी के अंदर में, है ना, गोरखपुर जिले में। यूपी के गोरखपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम ही है चौरी चौरा, अभी भी नाम है इसका। इसी गांव में जो लोगों का प्रोटेस्ट था वो चौकी नाका से आगे गुजर रहा था, पुलिस थाने से। 5 फरवरी 1922 को पुलिस कर्मियों ने जब लोगों की भीड़ पे लाठी बरसाई तो लोग उग्र हो गए। पुलिस ने गोलियां चलाई, है ना। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पर लगभग 5 लोग जो है प्रदर्शनकारी थे वो मारे गए। इससे लोग काफ़ी गुस्सा में आ गए। लोगों ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया, पुलिस के साथ झड़प हुई और गुस्साए हुए लोगों ने थाने में माचिस मार दिया और पूरे थाने को आग लगा दिया। ठीक है। सारे पुलिसकर्मी को बंद करके आग लगा दिया गया। और लोग, पता है, गुस्सा होते हैं तो कुछ भी करते हैं। तो फिर इससे क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई। 22 पुलिसकर्मी 22 पुलिसकर्मी जो है, पुलिस में नौकरी करने वाले लोग, छोटे बड़े ऑफिसर जो भी थे पुलिसकर्मी, ये क्या हुए, मारे गए इसमें, है ना। और इससे हाहाकार मच गया पूरे देश में। पुलिस वालों को मारा गया, जिंदा जला दिया गया, तो हाहाकार मच गया। और गांधी जी भी इस घटना से काफी दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी का क्या था, असहयोग आंदोलन था। और ये आ, कहीं ना कहीं कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जहां मार काट किया जाए। ठीक है। तो ये गांधी जी का जो है आंदोलन, वो देखिएगा अहिंसा पर आधारित था, कोई हिंसा नहीं करना था। और लोगों ने यहाँ पर हिंसा कर लिया। तो गांधी जी को लगा कि शायद इसके जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं गांधी जी के, वो अभी एजुकेट नहीं हुए हैं। थोड़ा और बताना होगा कि भाई हम लोग अहिंसा का रास्ता चुने और हमको अहिंसा का रास्ता ही चुन करके यहाँ देश को आज़ाद करना है। इसलिए गांधी जी दुखी होकर के इस घटना को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और इसी के बाद गांधी जी पर मुकदमा चलता है और गांधी जी को 6 सालों की सजा हो जाती है, असहयोग आंदोलन और ये चौरी चौरा कांड होने के बाद। इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये 5 फरवरी को ये घटना होती है और 6 दिन बाद 11 फरवरी को गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए एक बड़ी घटना यहां पर होती है, स्वराज पार्टी का गठन। तो एक प्रश्न पूछता है कि बताइए स्वराज पार्टी, ठीक है, ये पूछता है कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी 1923 में बनी। इसके संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। सी मीन्स चित्तरंजन, आर से, सी मीन्स चित्त, आर से रंजन। तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर के
स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में किया। और इसका ये कहाँ पर किया था, तो यूपी के अंदर में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो प्रश्न वही पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, सन 1923 में। किसने किया था, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। बस इतनी सी बात पूछी जाती है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस बात से। तो अब देखते हैं साइमन कमीशन। यहां पर नेक्स्ट हमारा है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखो क्या था, एक कानून बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अंदर में एक प्रोविजन था कि हर 10 साल पर इस कानून का रिव्यू किया जाएगा और जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर नए कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बना, इस कानून में देखिएगा तो क्या बात था खास, इसमें यह था कि 10 वर्ष के बाद इस कानून का रिव्यू होगा, 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद कीजिएगा तो 1919 में 10 जोड़ दीजिए तो 1929 हो जाता है। क्या होता है, 1929 हो जाता है। इससे जस्ट पहले ही, है ना, 1928 में ही सरकार ने वो कमेटी बना दी, जिस कमेटी की बात यहाँ पर की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, एक कमेटी बना के रिव्यू कराया जाएगा। तो 2 साल पहले सन 1928 में ही एक कमेटी बना दी गई। इस कमेटी के अंदर में, साइमन कमीशन के अंदर में 7 सदस्य थे, है ना, अध्यक्ष को शामिल कर दें तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सब अंग्रेज ही आए थे यहाँ पर साइमन कमीशन में। तो ये जो अंग्रेज थे, भारतीय को इस बात से दिक्कत थी, इंडियन लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि हमारे ऊपर ये कानून चल रहा है, हमसे नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये कानून में कहाँ कहाँ दिक्कत है। ये सारी बात अंग्रेज आएंगे और भारतीयों से पूछ करके अंग्रेज बताएंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकते हैं। इस कमेटी में क्या भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय महापुरुषों का अपमान है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका विरोध किया, साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को, ये बंबई पहुंचा और इसी में इसको, है ना, यहां पर इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इसकी तीव्र विरोध जो है हुआ कि इस आयोग में एक भी इंडियन लोगों को शामिल नहीं किया आपने। और जब यहां पर ये आए 3 फरवरी 1928 को, तो साइमन गो बैक, हमने क्या किया, एक नारा लगाया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये नारा बहुत फेमस है, आपको याद होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। साइमन गो बैक का नारा कब लगा था, 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को लगा था। ठीक है, तो ये समझिएगा, ये जो साइमन कमीशन के विरोध था, है ना, तो ये हमने इस साइमन आयोग का हमने विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में लाठी चार्ज हो गया, जिसमें गहरी चोट के कारण सन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय जो है वो क्या कर रहे थे, साइमन प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे थे, और लाहौर में जब लाठी लग गई इनको तो 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, अगली घटना जो 1928 के बाद होती है वो 1929 की एक बड़ी घटना होती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह है पूर्ण स्वराज की घोषणा। देखिए, पूर्ण स्वराज यानी लाहौर अधिवेशन। देखिए, सन 1929 ईस्वी में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे, उसका अध्यक्ष का नाम था JLN, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है ये अध्यक्ष बनाए गए थे लाहौर अधिवेशन के अंदर में, है ना, अध्यक्ष बनाए गए JLN। जब JLN जो है अध्यक्ष बने, जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें अध्यक्ष बने, है ना, लाहौर अधिवेशन में, तो इसी में जवाहरलाल नेहरू ने एक डिमांड किया, और वो डिमांड था कि हमको ऐसा वैसा अधिवेशन नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो एक प्रश्न पूछता है कि ये बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग जो है, पूर्ण स्वराज की मांग ये कहाँ पर की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो आपको लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, और इसी में कहा गया कि हम लोग 26 जनवरी 1900 कितना 29 था ना, अगले साल क्या होगा 1930 से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई।
स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक डे मत समझिएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, मनाने की घोषणा की गई, घोषणा किया गया इसी में कि हम लोग 2 महीने बाद जो स्वतंत्रता दिवस, ये नवंबर का सेशन है ना, नवंबर 1929 में। अब देखिए इसके बाद दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी 2 महीना के बाद का डेट रखा गया कि 26 जनवरी को हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हर साल हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करेंगे, हर साल हम लोग, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे इसमें, है ना, ठीक है, हर साल हम लोग इस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो जब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है 1929 से आगे, तो जा करके 1932 में, 1930 में, 1929 में क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, और 1930 तक गांधी जी फिर से मजबूत होते हैं। जो गांधी जी यहाँ पर ये जो चल रहा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें गांधी जी कमजोर पड़ गए थे, इनको, गांधी जी को जेल हो गई थी 1919 की घटना के बाद। तो गांधी जी फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में सन्नाटा सा छा गया था, छोटी छोटी घटनाएं जो है यहाँ पर हो देखने को मिल रही थी, ठीक है। स्वराज पार्टी वगैरह का गठन हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए ना 1919 में आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो 1920 में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पास किया। असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड हो जाता है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी को सजा हो जाती है, यहाँ से गांधी जी कमजोर पड़ जाते हैं 1922 के बाद से, 6 वर्षों की सजा होती है। उसके बाद फिर गांधी जी जब रिहा होते हैं फाइनली, तो फिर यहाँ पर वो साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध वगैरह होता है, तो बाकी पूर्ण स्वराज की मांग होती है। गांधी जी फिर एक्टिव होते हैं दोबारा से, यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग होती है, और अगले ही साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, गांधी जी बड़ा ही तेज थे। गांधी जी उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, वायसराय लॉर्ड इरविन, इरविन को एक पत्र लिखा, इरविन को एक पत्र लिखा, क्या लिखा, इसको पत्र लिखा, और इस पत्र में इन्होंने सारा डिमांड किया, पत्र लिखा, और इसमें इन्होंने ऑल डिमांड को लिख दिया, ऑल डिमांड को लिखा, जितना भी डिमांड था। ये अपना डिमांड नहीं था कि इसको ये सुविधा चाहिए, भारतीयों को क्या क्या चीज़ का दिक्कत था, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप के लोगों को, वो सारा डिमांड इसमें लिख दिया। और लिखने के बाद इन्होंने लॉर्ड इरविन को धमकी दे दिया, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को धमकी दिया, वायसराय लॉर्ड इरविन को धमकाया, और गांधी जी ने कहा कि हम आपको 11 मार्च का अल्टीमेटम देते हैं। कितना मार्च का, 11 मार्च 1930 का, है ना, अल्टीमेटम। क्या दिया इन्होंने, अल्टीमेटम, अल्टीमेटम गांधी जी ने इसको दिया, और कहा कि भैया हम आपको एक अल्टीमेटम देते हैं, कब तक का, 11 मार्च 1930 का। ये अल्टीमेटम इन्होंने, गांधी जी ने इसको दिया। अगर आप 11 मार्च 1930 तक नहीं मानते हो तो यकीन मानो 12 मार्च से भूचाल आ जाएगा। 12 मार्च 1930 से क्या होगा, भूचाल आ जाएगा, और हम पूरे देश में 12 मार्च 1930 से एक यात्रा शुरू करेंगे, है ना। 12 मार्च 1930 से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर के आएंगे, सविनय अवज्ञा, यानी आपके किसी भी कानून को हम प्यार से मानने से मना कर देंगे, कोई हथियार नहीं उठाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लेके चलाएंगे। वायसराय लॉर्ड इरविन ने कहा कि हाँ कर लो जो करना है, क्या ही कर पाओगे, देख लेते हैं भाई, है ना, देख लेते हैं। तो भाई वही बात है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो भाई, तो ये बात हो गई। तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की धमकी दिया इन्होंने, गांधी जी ने कहा, लॉर्ड इरविन ने कहा जाओ जो करना है करो, क्या फर्क पड़ता है, जो करना है कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा अच्छा रुको, फर्क नहीं पड़ता है, अभी बताते हैं। फिर गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 से जो ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, तो पहला फेज इसका था नमक सत्याग्रह। तो एक प्रश्न पूछता है कि नमक सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, नमक सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो समझिएगा कि नमक सत्याग्रह जो है ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से, 12 मार्च 1930 से, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला, है ना। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें 78 अनुयायी ने इसमें भाग लिया था। कितने अनुयायी, 78 अनुयायी जो है इसमें भाग लिए, अनुयायी जो है इसमें भाग लिए, इसके अंदर में
अनुयायी ने इसके अंदर में क्या किया, भाग लिया। 78 अनुयायी जो है इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिए, है ना। और 243 मील की दूरी जो है, 243 मील की दूरी जो है इसमें तय किया गया, पैदल की दूरी तय हुआ इसके अंदर में, साल्ट मार्च के अंदर में। जगह जगह जिस गांव से गुजरते थे वहां सभाएं करते थे, गांधी जी का स्वागत होता था, लोगों में उमंग था कि गांधी जी क्या करने जा रहे हैं। सरोजिनी नायडू भी इसमें शामिल थे। और फाइनली 12 मार्च से ये लोग निकले और 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल को ये दांडी किनारे पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र का पानी, वहां पर दांडी में समुद्र है, समुद्र का पानी उन्होंने लिया और फाइनली उसको हांडी में डाल करके उबालना शुरू किया और पूरा पानी को भेपर बना करके हांडी के नीचे थोड़ी नमक प्राप्त हुई। इससे इन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून में यह था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वही केवल नमक बना सकते हैं, बाकी के लोग नमक नहीं बना सकते थे। एक ड्रामा टाइप का यहाँ पर चल रहा था, भाई हांडी में पानी गर्म करो, उड़ाओ, फिर ये नमक प्राप्त कर लो। तो अंग्रेजों की जो नीति थी उसकी धज्जी उड़ाई जा रही थी, अंग्रेजों का मजाक बनाया जा रहा था गांधी जी के द्वारा फाइनली यहाँ पर, ठीक है, नमक सत्याग्रह में। तो प्रश्न पूछता है कि ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो 12 मार्च 1930 से नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला। 78 अनुयायी थे, 243 मील की दूरी तय किया। फाइनली नमक कानून को यहाँ पर गांधी जी ने तोड़ दिया, ठीक है, तो नमक कानून को तोड़ दिया। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत चलती है 1930 से, ये चलती है और ये 1900 पहला फेज में 32 तक चलती है और फिर ये 1934 तक फाइनली चलती है। 2 साल फिर और आगे इसको बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ाता है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, इसी बीच में हुआ था ना, लॉर्ड इरविन ने कहा कि जो करना है कर लो, तो गांधी जी तो कर ही रहे थे, बड़ा आंदोलन लेके चले, 4 साल का प्रोग्राम था, 1930 से 34 तक चलना था। तो गांधी जी ने कहा कि 1930 में ये चल रहा था, फिर आगे आया 1931। तो इस बीच में दूसरी घटना भी हो रही थी अंदर में। हो क्या रहा था कि जो वहां पर आप समझ रहे हैं ना, जो गोलमेज सम्मेलन जो ये हुआ था ना, ये वाला आइए बताते हैं आपको, एक चीज से कनेक्ट कर देते हैं तो ज्यादा याद रहेगा। साइमन कमीशन हुआ था 1928 में, ठीक है, इसकी रिपोर्ट आ गई थी। इसकी रिपोर्ट के बाद तो वहाँ के लोगों ने ये कहा कि ठीक है, गांधी जी इस तरह से क्या कर रहे हैं ना, कि साइमन गोबैक का विरोध हुआ, साइमन गोबैक का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय की लाठी लग गई लाला लाजपत राय को। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में शुरू कर दिया। इन सब लोगों से पूरा इंग्लैंड में हड़कंप मच गया। तो कहा ऐसे नहीं चलेगा, जो भी वहाँ के बड़े नेता हैं भारत का, इंग्लैंड का राजा प्रधानमंत्री बोला कि सबको बुलाओ मेरे पास, ठीक है, यहाँ बुला करके बैठ करके बातचीत होगा, ठीक है, तभी जाकर के मामला का हल होगा। तो बोला ठीक है। तो इसके लिए एक नाटक शुरू किया गया, उसका नाम था गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो एक गोलमेज था, राउंड टेबल था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम रखा इसका, राउंड टेबल था। उसमें जो भारतीय प्रतिनिधि के लोग थे, नेता थे, उसको बुलाया गया और वहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल थे उसके साथ बैठ करके बातचीत होता। क्या क्या दिक्कतें थी हमको, क्या परेशानियां थी अंग्रेज से, हम वो परेशानी बता देते और अंग्रेज जहाँ तक होता वहाँ तक हमारी बात को मान लेते। इससे अंग्रेजों का शासन भारत में चलता रहता, भारत को खोना वो नहीं चाह रहे थे। और धीरे धीरे हम लोग अब कंप्लीट अंग्रेजों से कोई सुधार नहीं चाह रहे थे, अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, देश को खाली करवाना चाह रहे थे। लेकिन वो लोग अब बातचीत पर उतर गए थे। लग रहा था कि जो भारतीय लोग हैं वो काफ़ी उग्र हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है भविष्य में, भारत हमारे हाथ से निकल सकता है। तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन करना शुरू किया, हमको बुला करके इज्जत विज्जत देना शुरू कर दिया उन्होंने। और फाइनली गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो इसको लेकर के 3 साल लगातार, 3 साल तक यहाँ पर बातचीत होती है गोलमेज सम्मेलन में। इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन। तो समझिएगा ये तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है, ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। अब समझिएगा, भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये गोलमेज सम्मेलन में भी गए, पहले वाले में, दूसरे में भी गए और तीसरे में भी गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, INC ने इस वाले सम्मेलन को पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही इस वाले सम्मेलन को पार्टिसिपेट नहीं किया। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो कांग्रेस ने एकमात्र सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना। इसको शॉर्ट में RTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम लोग RTC कहते हैं इसको। तो
तो एकमात्र आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस ने, वो था आपका सेकंड वाला में, सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसमें जो है कांग्रेस जो है गई थी, है ना, कांग्रेस गई थी। अब क्यों गई थी कांग्रेस, क्यों गई? क्योंकि कांग्रेस तो खुद यहाँ पर ऑलरेडी, गांधी जी तो खुद ये नाराज थे इरविन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, देख रहे हैं 1930-31 की घटना है, 32 तक चली थी। तो क्यों गांधी जी फिर ये चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? जब इसमें नहीं गए, कांग्रेस इसमें नहीं गई, तो इसमें क्यों कांग्रेस चली गई? गांधी जी गए मतलब कांग्रेस गए, तो क्यों कांग्रेस इसमें गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और फिर यहाँ नहीं गए? ये क्या मामला है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, चलने दीजिए ना, जितनी देर चलता है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। चलिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं, जहाँ कम जरूरी बातें हैं उसको आगे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो इसको समझने के लिए हमको दिल्ली समझौता समझना होगा। दिल्ली समझौता क्या था? ये गांधी और इरविन के बीच समझौता था। जो इरविन भाव तक नहीं देख रहा था, गांधी जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, प्यार भरी नजर से नहीं देख रहा था, वही इरविन कदमों पर गिरने आ गया गांधी जी का, पैरों पर आ गया और बोला कि माई बाप मान लो हमारी बात, हमारा खाल उधेड़ गया है, हमारी बेइज्जती का तार तार लग गया है। 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई, जब आईएनसी नहीं गई, तो बताइए, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े लीडर इसी में, जब ये गया ही नहीं गोलमेज सम्मेलन में, यहाँ पे कुछ और दूसरे लोग चले गए, तो अब बताओ कि क्या ये गोलमेज सम्मेलन सक्सेसफुल हुआ? नहीं। तो जो भारत में गवर्नर बैठा है वहां से लताड़ तो लगाएगा उसको, तो इरविन को पड़ा लताड़, तो इरविन जमीन पे आ गया। इरविन अब गांधी जी के पास गया, माई बाप चल जाओ आप, बड़ा बढ़िया सिस्टम है, जो चीज मनवाना है वही मनवा लीजिए, और वहां से ओके कर देगा तो हमको यहाँ लागू करवाने में क्या हुआ, हम कर ही देंगे आपको। गांधी जी को बड़ा बहला फुसला करके गांधी जी और इरविन के बीच में बड़ा बढ़िया, इरविन जो गए पैर हाथ जोड़ करके बोले गांधी जी को, तो फाइनली गांधी और इरविन ये दोनों जो है मिलते हैं 5 मार्च 1930 को, और इरविन जो है थोड़ा झुक करके गांधी जी की तरफ कहते हैं कि माई बाप चले जाओ आप, किसी तरह हमारा नौकरी बचा लो। तो फाइनली जो है गांधी और इरविन के बीच ये बात होती है 5 मार्च 1931 को, है ना। और ये जो बात होती है, ये यहाँ पर एक डिस्कशन होने के बाद कुछ रिजल्ट आता है, एक पैक्ट होता है, कुछ समझौते पर साइन होती है, इसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली में बैठ करके समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच, इसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये रैमजे मैकडोनाल्ड बैठा रहा, यहां से कांग्रेस गया ही नहीं। ठीक है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दो लीडर्स, इंडियन लीडर्स, बी आर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों लीडर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल होने वाले भारतीय थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मौका मिला है, इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, तो इनको लग रहा था कि जाने से बहुत फायदा होगा, और ये गए तो इसको फायदा भी हुआ बी आर अंबेडकर को। बी आर अंबेडकर को फाइनली फायदा ये देखो क्या हुआ, देखते हैं यहाँ पर, है ना। इससे पहले एक दो बात बता देता हूं। जैसे ही गांधी जी गए, गांधी जी को तो भेज दिया इरविन ने पैर हाथ पकड़ करके, जैसे गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम जाएंगे, जितने भी लोगों को आपने अरेस्ट किया है 1928 का जो ये हुआ था, ये वाला जो अभी चल रहा था पिछले 1 साल से, ये वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने ही लोगों को आपने अरेस्ट किया, जितने नेताओं को, प्लस आपने जितने भी नेताओं को यहाँ पर अरेस्ट किया साइमन कमीशन के विरोध में, तो जो भी बेकसूर नेता है ना, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिस पर नहीं है, सारे लोगों को रिहा कीजिए। इरविन ने कहा माई बाप हम मान गए, तो इरविन ने बहुत सारे सैकड़ों जो नेता थे उसको रिहा किया यहाँ पर, और गांधी जी फाइनली चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो कौन सा था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे ही गांधी जी को भेजे, इरविन ने क्या किया, पूरा इसके मन में ना बेईमानी था, इरविन ने चालाकी खेला, और पूरा जैसे गांधी जी उधर गए तो इरविन ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर बैन लगा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उठा करके जेल में बंद कर दिया, पूरी कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। और वहां गांधी जी गए तो वहां भी कोई फायदा नहीं निकला, चूंकि इसके मन में बेईमानी था। तो फिर गांधी जी वहां से वापस लौटे, और निराश होकर के लौटे। गांधी जी कहा इरविन तुमने तो हमको बर्बाद कर दिया, ठीक है, तुमने तो हमको बर्बाद कर दिया। और गांधी जी ने कहा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम बीच में बंद करके 1932 में वहां पे गए,
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में हम गए, तो अब हम फिर से इसको शुरू करते हैं। 1932 में गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से शुरू कर दिया 1932 में। लेकिन एक बार कोई चीज स्टार्ट करके बंद कर दीजिएगा ना, पब्लिक फिर आपका साथ नहीं देता है, पब्लिक का हौसला टूट जाता है, पब्लिक इतर बितर हो गई। फिर उतना सपोर्ट गांधी जी को नहीं मिला जो 1930 में मिला था, नमक सत्याग्रह के टाइम में मिला था। तो 1932 से 34 फिर भी गांधी जी ने इसको खींचा और 34 तक जो है इसको चलाते रहे। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यहां देखिए बी आर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, तो ये बी आर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहां पर जाकर के बैठे, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड बड़ा ही खुश हुआ बी आर अंबेडकर से। बी आर अंबेडकर ने कहा कि हम यहां बेसिकली आए हैं आपके लिए, दलित लोगों के लिए, दलित और आदिवासी लोगों के लिए। जो दलित लोग हैं इसके लिए भारत के अंदर में काफी हजारों वर्षों से भेदभाव हुआ है, तो हम लोग को मालिक कम से कम जो है ना आप न्याय दिलाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिलना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सेपरेट इलेक्शन करवा दीजिएगा। हमारे प्रतिनिधि जीत के जा ही नहीं पाते हैं, भेदभाव होता है। तो कहा ठीक है। इनको लगा कि भाई बढ़िया मौका है कि वहां पर देश के अंदर में जो दलित लोग हैं उनको अलग से पावर दे दिया जाए, है ना, तोड़ दिया जाए। भाई अपने पक्ष में तो हो जाएगा अगर पावर दे देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, ये जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देता है। यानी दलित लोगों के लिए एक पृथक निर्वाचन होगा, अलग से इलेक्शन होगा, सेपरेट इलेक्शन फॉर दलित पीपल, ठीक है, दलित लोगों के लिए। और 24 सितंबर सन 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता इसी बात को लेकर होता है। ये जो जैसे ही इसको मिलता है अलग से, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अलग जो है सेपरेट इलेक्शन का मिलता है प्रॉमिस, अंग्रेज इसको दे देते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड इसको दे देते हैं अंबेडकर को कि जाओ आने वाले समय में हम इसको लागू कर देंगे भारत में। इस बात को लेकर के, चूंकि अब मिला था अंबेडकर को, तो अंबेडकर छोड़ेगा तभी ना छूटेगा ये। तो गांधी जी काफी नाराज हुए। गांधी जी जो दलित थे उसको चाइल्ड ऑफ गॉड हरिजन कहा करते थे, और इसको जो है भारत के सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, समाज में दलितों का एक जगह बने, लोग एक्सेप्ट करें दलितों को, ताकि समाज में इंटीग्रेट हो जाए, इसके लिए गांधी जी बहुत सारा प्रोग्राम चला रहे थे। गांधी जी ने को लगा कि अगर दलित लोगों का सेपरेट चुनाव होने लगेगा तो दलित समाज से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, दलित को समाज से बाहर माना जाएगा। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसका प्रोटेस्ट किया और कहा कि ऐसे भारत को तोड़िए मत, अलग से मत सेपरेट इलेक्शन करवाइए, ये तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। इसके लिए गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया और अंबेडकर को फाइनली आना पड़ा, दबाव बना अंबेडकर पर। 24 सितंबर 1932 को, है ना, अंबेडकर आए और दोनों के बीच बातचीत के बात हुई। गांधी जी ने एक प्रस्ताव दिया अंबेडकर को कि आप सेपरेट इलेक्शन छोड़ दीजिए, हम उसी इलेक्शन में कुछ रिजर्व सीट दिलवा देंगे, है ना। यही कारण है कि आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में अभी रिजर्व सीट अभी तक मिला हुआ है, SC ST वालों को मिला हुआ है ना, मिला हुआ है ना, तो बिल्कुल मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। 84 सीट SC कैटेगरी वालों के लिए, 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है, लोकसभा में। और लोकसभा में ST वालों के लिए कितना है, इसको पलट के एक कम कर दीजिए, तो लगभग ये 47 सीट है। 47 सीट जो है इनके लिए, ST वालों के लिए, शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए लोकसभा में रिजर्व है। तो फाइनली वही हुआ कि सीट को रिजर्व कर दिया गया, बहुत सारी सीटों को रिजर्व कर दिया गया और पुनः समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हो गया, सेपरेट इलेक्शन। वरना आज तक सेपरेट इलेक्शन, दलितों के लिए अलग से इलेक्शन होने लगता, एक बार शुरू हो जाता तो उसको बंद कराना मुश्किल था। इसके बाद बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि होती है, ठीक है। देखिएगा, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की। देखिए, VD सावरकर पर सवाल अब पूछेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बिहार के अंदर में भी बीजेपी, NDA की सरकार है, बीजेपी और JDU की, ठीक है। तो नए जो शिक्षा मंत्री बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के भी रहेंगे। तो सावरकर की जो विचारधारा है उसको आगे रखती है बीजेपी, इसलिए अब देखेंगे भारत के लगभग सभी एग्जामिनेशन में सावरकर पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कांग्रेस पर सवाल कम आएगा, सावरकर पर सवाल ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया, तो VD सावरकर ने किया। VD सावरकर ने क्या किया, 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है। इसके अलावा HRA है ना, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में कानपुर में होता है। सचिंद्र सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ये सब मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इसके बाद एक और बड़ी संस्था बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक शब्द इसमें एक्स्ट्रा लग गया, सोशलिस्ट शब्द, है ना। इसकी स्थापना 10 दिसंबर सन 1928 ईस्वी को, यानी 4 साल के बाद HSRA की स्थापना होती है और दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की। इस HSRA में भगत सिंह भी शामिल है,
चंद्रशेखर आजाद तो है ही, भगत सिंह भी इसमें शामिल होता है HSRA के अंदर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी शामिल होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में इन्होंने क्या किया, बम फेंक दिया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, अब बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन। इन्होंने क्या किया, चटगांव शस्त्रासार को लूट लिया था, है ना। मास्टर सूर्य सेन ने क्या किया था, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन। इन्होंने क्या किया, 1930 में चटगांव शस्त्रासार पूरा हथियार को इन्होंने लूट लिया था। चंद्रशेखर आजाद को 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने क्या किया, खुद को गोली मार लिया था चंद्रशेखर आजाद ने। इन्होंने कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं आजाद को कभी जीते जी नहीं पकड़ पाएगी अंग्रेज पुलिस। और फाइनली उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, इनको लगा कि हमको पकड़ लेगा, तो इन्होंने खुद को गोली मार लिया था। तो 27 फरवरी 1931 को यह घटना हुई थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो एक प्रश्न पूछा था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ये अगस्त, अमस्त नहीं है, अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव क्या था अंग्रेजों का, तो इस प्रस्ताव के तहत जो है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को मुख्य लक्ष्य जो है इसमें रखा गया। 1940 आते तक अंग्रेज पूरा झुक गए। अब ये कहे कि भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन भारत जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा रहेगा, डोमिनियन स्टेट रहेगा, पूर्ण रूप से आजाद नहीं रहेगा। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। लॉर्ड ललितगो अगस्त प्रस्ताव के समय जो है वायसराय थे। तो अगर एक प्रश्न पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव जब देश के अंदर में आया था, है ना, तो वो लॉर्ड लिलितगो, कौन उस समय वायसराय थे, लॉर्ड लिलितगो थे, अगस्त 1940 में आया था। इसके अलावा पाकिस्तान की मांग फिर होती है, जो कि 1906 में, यहां पर देखिए पाकिस्तान की मांग जो होती है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, कब, 1940 में। इसी में इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग जो है कब हुई थी, सन 1940 में हुई थी। 23 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग हुई थी, है ना। 23 मार्च 1940 ईस्वी को इन्होंने, मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमको पाकिस्तान, भारत से अलग एक नया राष्ट्र बनाना है पाकिस्तान नाम से, और इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी 23 मार्च 1940 को। ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी अगर देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसमें सर आगा खां एवं ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, ये दोनों जाकर के अंग्रेजों से मिले और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और ये मुस्लिम लीग धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। उस समय मुस्लिम राष्ट्र बनाने का डिमांड इन्होंने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्रिप्स मिशन, धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया, 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना, यानी ये कहा, क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि डोमिनियन स्टेट दे देंगे, पूरी तरह से भारत को आजाद नहीं करेंगे, भारत को हम लोग इंग्लैंड का ही हिस्सा मान के चलेंगे। ठीक है, और हम यहां क्या करेंगे, इंडिया की स्थापना कर देंगे, भारतीय संघ बन जाएगा, एक भारत की सरकार बनेगी, है ना। वो सरकार जो है काम करेगी अंग्रेज के इशारे पर, भारतीय लोगों की अपनी सरकार होगी, है ना। इसी को क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। ठीक है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा, क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ये बात कहा इन्होंने गांधी जी ने। तो गांधी जी ने किस को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन को कहा था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया। ठीक है, जो इसका नाम क्रिप्स क्यों रखा गया, क्योंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ये डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय सरकार बनाने की बात हो रही थी, इसको खारिज कर दिया गया, बोला अब हमको पूरी आज़ादी चाहिए, अंग्रेज नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग राजगोपालचारी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो 1944 में आया। इसमें मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का तुरंत समर्थन करने को कहा गया। मुस्लिम लीग को कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है इसमें तुरंत आप समर्थन कर दो। 1944 में यह बात कही गई राजगोपालचारी फॉर्मूला के अंदर में। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से क्या किया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे द्वीप राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे। तो इन्होंने कहा कि भैया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप पहले एक्सेप्ट कर लो पाकिस्तान को, कि हमको जब देश आज़ाद होगा तो हमको यहाँ से एक नया राष्ट्र बनाना है। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे, तो जैसे ही पता चला इन लोगों को अब छोड़ने वाला है, तो इन्होंने, ये जो पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि आप जाओ बेशक, लेकिन
पाकिस्तान जो हम लोगों का हिस्सा है, हम लोग को दे के तब चल जाओ तुम, ठीक है। तो ये बात कहा गया यहाँ पर। फिर फाइनली अब अंग्रेज एक्सेप्ट कर लिए थे और अब धीरे धीरे पावर हम लोगों को देना चाहते थे। पीसफुल पावर का ट्रांसमिशन हो, पीसफुल पावर का ट्रांसमिशन हो, इसके लिए जो ट्रांसफर हो, इसके लिए कैबिनेट मिशन योजना लाई गई। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लाई गई। अंग्रेजों ने 3 सदस्य कमेटी को यहाँ पर भारत में भेजा ताकि कैसे संविधान सभा का गठन हो, कैसे क्या कुछ हो यहाँ पर उसको देखा जाए। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो है कैबिनेट मिशन में आए। इसका मेन काम था संविधान सभा की स्थापना करवाना, कि संविधान सभा का कैसे स्थापना होगा, ठीक है। ये बात को ये ध्यान में रखना चाहते थे। तो संविधान सभा की स्थापना इनका मेन मकसद था। संविधान सभा की स्थापना कैसे होगा, इस पर एक पड़ताल करना, एक जांच करना, एक रिपोर्ट तैयार करना। तो संविधान सभा की स्थापना को लेकर के लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ने भारत की क्या स्थिति है इसको ध्यान में रखते हुए कैसे संविधान सभा की स्थापना की जाए, ये कैबिनेट मिशन के तहत जो है बताया इन्होंने। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया था, है ना। जब देखने लगे कि भाई मुस्लिम लीग को लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पर अड़चन हो रहा है, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस रखा कि करो या मरो भाई, लड़ जाओ या फिर फना हो जाओ या फिर जो चाहते हो वो मिल जाएगा तुम्हें। तो 2 सितंबर 1946 को, है ना, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस रखा गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है यहाँ पर देश के अंदर में हो जाता है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन प्लान क्या था? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने की घोषणा जो है माउंटबेटन ने यहां पर की इस योजना के तहत। माउंटबेटन प्लान 24 मार्च 1947 को भारत के अंतिम अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और यही भारत के पहले वायसराय बने। आजाद भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने। अंग्रेजों का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारतीय आजाद भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछेगा आजाद भारतीय का पहला भारतीय भारतीय वायसराय कौन था, तब आंसर होगा सी राजगोपालचारी। भारत से कोई वायसराय जो बना इसके बाद वो सी राजगोपालचारी बना। आजाद भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को योजना आई। इसमें पूरा इन्होंने बता दिया कि भारत और पाकिस्तान को कैसे विभाजित करेंगे, कौन कौन सा हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात कैसे क्या होगा वो सारा इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर। तो इसी से हमारी क्लास खत्म होती है। 5 मिनट का हम लोग ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण विद्रोह जो अंग्रेजों के समय में हुआ था। सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित नेता जो है केना सरकार और दर्जी नारायण है। फकीर विद्रोह मजनू शाह और चिराग अली हैं। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह हैं। भील विद्रोह त्रियंबक जी के नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह करम शाह और टीपू सुल्तान जो है इसके लीडर थे, है ना। जो बड़ा विद्रोह हुआ खोंड विद्रोह चक्र बिसोई इसके नेता थे। खासी विद्रोह तीरथ सिंह इसके नेता थे। फैराजी आंदोलन सरायतुल्ला दादू मियाँ थे। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ठीक है। आगे बढ़े, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। मोपला विद्रोह अली मुशलियार इसके नेता थे। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल नेता थे। रंपाओं का विद्रोह सीताराम राजू थे। और ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत थे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आज का क्लास। बहुत लंबी क्लास थी, पूरी स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं अभी कामयाब बैच के अंदर में, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में। और इसकी फी जो है 699 थी। 25 दिसंबर के लिए एक अलग ऑफर आया है। पहले से 300 रुपये का डिस्काउंट था, 200 रुपये का और डिस्काउंट कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब 500 रुपये का डिस्काउंट है। 999 रुपये की बैच थी, अब 499 में आ रही है। 699 इसकी एमआरपी हो गई है और 499 रुपये में कूपन कोड लगाने पर मात्र 499 में आ रही है, जिसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें हैं। और क्लासेस जो है आपको एसएसटी के अंदर में बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे ना दोस्तों, जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे भौगोलिक खोज हो गया, जैसे अमेरिका की क्रांति हो गया, जैसे जल संसाधन हो गया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चैप्टर हैं, है ना। ऐसे लगभग 15, 16, 20 चैप्टर हैं जो बहुत छोटे चैप्टर हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चैप्टरों को आप लोगों का कहना था कि रिकॉर्डेड में सर डाल दीजिए, जितना जल्दी उसके कंटेंट चाहिए। मेरा तो मन था पढ़ाने का और हम पूरा बनाए हुए थे, तो वो हमारा फरवरी तक जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा हड़बड़ाने से अच्छा है कि जो जितना छोटा छोटा चैप्टर्स था, जहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन आपको लगा लेना, और जहाँ से सवाल भी कम आता है, मतलब वो 20 चैप्टर में रेयरली ही मतलब किसी चैप्टर से एक एक सवाल आएगा, तो वो 20 चैप्टरों को हम रिकॉर्डेड में डलवा रहे हैं, ठीक है। वो आपको चला गया होगा, नहीं गया होगा, तो आज हम डलवा देंगे, ठीक है। बाकी जितना बच गया 20 चैप्टर, उसमें से हम
पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 5-6 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर 15 चैप्टर पढ़ाना है, जो कि आगे आपकी 10 जनवरी तक हम पढ़ाते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पर कंसेप्चुअल चैप्टर है, जहाँ पर कि समझाना चाहिए, वहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपने 699 के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जो फॉर्म आई है तो इसलिए इसका डिस्काउंट कर दिए हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन भी थोड़ी करीब है, तो इसको देखते हुए किया गया है। सब कुछ अचानक हुआ है। उड़ान बैच चल रही है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की मात्र 399 रुपये के अंदर में, है ना। और जो भी लोग एईडीओ का फॉर्म भरे, एईडीओ का क्लास का टाइमिंग मेरी चेंज हो गई है, 8:30 बजे अब डीएलएड की क्लास रात में होगी। हाँ, डीएलएड वाले बच्चों सुन लीजिए, आप लोगों को, है ना, यूट्यूब पर अगर पढ़ना होगा तो हम पीवाईक्यू कराएंगे 8:30 बजे रात में, 8:30 से 10:30। ठीक है, तो ये है। और ये रहा कामयाब बैच का टाइम, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे और 5:30 बजे। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर हमको टाइम टेबल नहीं पता है। ठीक है, तो ये है। बाकी आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह होंगे उनको जोड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग वाली क्लास में। यानी अगली क्लास आपकी कब होगी अब, डीएलएड वाले बच्चों, अगली क्लास आपकी कब होगी?